सजिलिटी इंडिया लिमिटेड ये एक बीपीओ है जो धीरे धीरे केपीओ बनता जा रहा है एंड अभी ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। मेन बोर्ड कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। सजिलिटी इंडिया लिमिटेड ये कंपनी 2021 से इस बिजनेस में है। बेसिकली काफी नई कंपनी है एंड ये कंपनी अभी एक बीपीओ है जो धीरे धीरे केपीओ बनता जा रहा है। यहाँ पर हम डिफरेंस जान लेते हैं दैट बीपीओ एंड केपीओ में मेन डिफरेंस क्या होता है। जब भी कोई कंपनी अपना नॉन कोर प्रोसेस किसी दूसरी कंपनी को आउटसोर्स कर देती है तो वो बीपीओ कैटेगरी में आ जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर कोई कंपनी अपना कोर बिजनेस किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करती है तो फिर वो केपीओ कैटेगरी में आ जाता है। अब हम इस कंपनी की बात करते हैं, सजिलिटी इंडिया लिमिटेड। बेसिकली जो ये कंपनी है, ये कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अभी ये कंपनी शॉर्ट ऑफ बीपीओ है जो धीरे धीरे केपीओ बनता जा रहा है। ये आपको इस कंपनी के नेचर ऑफ बिजनेस से समझ में आएगा। जो ये इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं उनको इस कंपनी ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, पेयर्स एंड प्रोवाइडर्स। पेयर कैटेगरी में वो कंपनियां हैं जो कि सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस का बिजनेस करती हैं, जो मेडिकल कॉस्ट को रिम्बर्स करती है एंड ये कंपनी उन कंपनीज के लिए पेपर वर्क का काम करती है। बेसिकली उन कंपनीज का ये कंपनी नॉन कोर सेगमेंट आउटसोर्स करके उनकी हेल्प करती है। ऑन दी अदर हैंड अब इस कंपनी ने जो हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनके प्रोसेस को भी आउटसोर्स करना शुरू कर दिया है एंड वहां पर ये कंपनी हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट जैसे काम भी करती है। अब जो ये कंपनी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए काम कर रही है वो क्या है, वो सॉर्ट ऑफ नॉन कोर एक्टिविटी है। एट द सेम टाइम जो ये कंपनी हॉस्पिटल्स के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम कर रही है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए क्लाइंट्स मैनेजमेंट का काम कर रही है, ये उनके लिए कोर एक्टिविटी है। तो जो पहली कैटेगरी है पेयर्स वाली कैटेगरी, वो सॉर्ट ऑफ बीपीओ क्लाइंट्स हो गए एंड जो प्रोवाइडर्स वाली कैटेगरी है, जो क्लाइंट इस कंपनी के प्रोवाइडर कैटेगरी में आते हैं, वो बेसिकली इस कंपनी के लिए केपीओ वाला बिजनेस हो गया। बेसिकली जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपनी सर्विसेज को मेडिकल फील्ड में प्रोवाइड करती है। जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं एंड अगर हम इस कंपनी का पेयर्स एंड प्रोवाइडर्स का बिजनेस देखें तो अप्रोक्सीमेटली 90% बिजनेस वो इस कंपनी का पेयर्स वाले क्लाइंट से आता है, बीपीओ वाले क्लाइंट से आता है एंड अप्रोक्सीमेटली 10% रेवेन्यू इस कंपनी की वो प्रोवाइडर्स कैटेगरी वाले क्लाइंट से आती है, सॉर्ट ऑफ केपीओ बिजनेस से आता है। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपनी सर्विसेज को इंडिया में प्रोवाइड करती है, यूएस में प्रोवाइड करती है, जमैका में प्रोवाइड करती है, फिलीपींस में प्रोवाइड करती है एंड इसी तरह की और भी कंट्रीज में प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली आज की डेट में ये कंपनी एक एमएनसी कंपनी है। बट प्रॉब्लम है दैट आज की डेट में इस कंपनी के काफी लिमिटेड क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 68% रेवेन्यू आती है, अप्रोक्सीमेटली 79% रेवेन्यू आती है टॉप 5 क्लाइंट से एंड टॉप 10 क्लाइंट से इस कंपनी की मोर देन 91% रेवेन्यू आती है। तो क्लाइंट कंसंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा है एंड ऐसे ही जो ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है अप्रोक्सीमेटली 14,044 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। ये काफी बड़ी वैल्यूएशन है इस कंपनी के लिए, स्पेशली जब आपका क्लाइंट कंसंट्रेशन इस तरह का हो। एंड माइंडेड बेसिकली जिस सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, जो इस तरह की कंपनियां और होती हैं, जो उनके फाइनेंशियल्स होते हैं, वो कंपनियां नॉर्मली एक बेटर मार्जिन पर ऑपरेट करती हैं एज कंपेयर टू दिस कंपनी। अगर हम इस कंपनी का आरएचपी देखें तो यहाँ पर इस कंपनी ने किसी भी कंपनी को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज नहीं किया है। बट अगर हम ऑफलाइन ट्राई करें तो वहां पर हमें पता चलेगा दैट जो इस इंडस्ट्री की कंपनियां होती हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन्स इस कंपनी से कहीं बेटर होते हैं। एंड जो ये बीपीओ का बिजनेस है, जो ये केपीओ का बिजनेस है, एक किस्म से इसका बूम आया था इंडिया के अंदर। अब ये धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो गया है एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। वैसे तो ये कंपनी ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, बट सडनली इस कंपनी का बिजनेस वो काफी बड़ा हो गया है एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं फिशी सा भी साउंड करता है। हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में समझ लिया। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 10,096 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 10,590 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। फिर उससे अगले साल ये 10,664 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड इस साल जून तक इस कंपनी का जो टोटल एसेट बेस है ये 10,400 से थोड़ा सा कम है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो आपको सडन जंप दिखेगा एंड देन एक नॉर्मल अपवर्ड कर्व दिखेगी।
मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 944 करोड़ रुपीस की। अगले साल 4 गुने से ज्यादा बढ़ गई है, ये 4200 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। बट मार्च 2024 में ये 4780 करोड़ रुपीस के आसपास है। एंड इस साल टिल जून 2024 इस कंपनी ने 1247 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू ऑलरेडी कमा ली है। तो 2022-23 में बहुत बड़ा जंप आया था, उसके बाद एक नॉर्मल ग्रोथ है, कोई एक्सेप्शनल ग्रोथ नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है। ऐसे ही ये कंपनी मार्च 2022 में एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। उस टाइम इस कंपनी ने लॉस जनरेट किया था 4.67 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये प्रॉफिट में आ गई है एंड 144 करोड़ रुपीस के आसपास प्रॉफिट कमाया है। मार्च 2024 में इस कंपनी ने 228 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया है एंड इस साल फर्स्ट क्वार्टर में 22 करोड़ रुपीस से थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया है। एंड अगर हम फर्स्ट क्वार्टर के प्रॉफिट को इंटू 4 करें तो फिर ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ऐसे ही इस कंपनी की बुक्स में आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 944 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये कंपनी कंटिन्यूसली अपनी बोरोइंग को कम करती जा रही है। एंड अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो वो काफी जबरदस्त है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट करा था, नेगेटिव था उस टाइम 31 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल ये पॉजिटिव हो गया है 856 करोड़ रुपीस का। मार्च 2024 में ये 973 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड इस साल फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन में 370 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट कर लिया है। ये काफी अच्छा है एज कंपेयर टू इट्स प्रॉफिट। एंड ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 23.5% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 12.4% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। मार्जिन काफी अच्छे हैं, बट इससे भी बेटर मार्जिन पर कंपनियां इस पर्टिकुलर सेक्टर में ऑपरेट करती हैं। बिकॉज जो ये बिजनेस होता है, जो ये बीपीओ का बिजनेस है, ये हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है, हाईली कैश जनरेटिंग बिजनेस माना जाता है। एंड यही रीजन है, आप इस कंपनी के प्रॉफिट को एंड ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन को कंपेयर करो तो जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो बेटर पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है एज कंपेयर टू इट्स प्रॉफिट। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 2196.60 करोड़ रुपीस का। ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। 28 रुपीज से 30 रुपीज का प्राइस बैंड है। 500 शेयर्स का लॉट साइज है एंड इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 15,000 रुपीज की। 5 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा, 7 नवंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 12 नवंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। अब इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे वो सारे के सारे पैसे इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास चले जाएंगे। बेसिकली इस आईपीओ की वजह से इस कंपनी की परफॉर्मेंस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। एंड ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव भी है। मार्केट को ये चीज पता है तो फिर जो आईपीओ के एडवाइजर्स होते हैं उनको भी ये चीज पता होती है, तो इसके लिए एक फैंसी वर्ड यूज करते हैं दैट हम अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं, हमें फंड की जरूरत नहीं है, बट हम लिस्टिंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं, इसलिए हम अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। एंड इस बहाने जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, वो अपने शेयर्स को बेचकर बाहर निकल जाते हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न है। अगर आप इस कंपनी का टोटल एसेट बेस देखोगे तो उसमें मैक्सिमम जो एसेट्स हैं वो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, गुडविल हो गए, राइट टू यूज हो गया, इसी तरह के एसेट्स हैं, इंटेंजिबल्स हैं। एंड वो कहीं ना कहीं इस कंपनी की वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। एंड दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट जो इस कंपनी के एक डायरेक्टर है उसके अगेंस्ट सेबी की इंक्वायरी चल रही है लिंडे इंडिया के केस में। बिकॉज लिंडे इंडिया का केस थोड़े टाइम पहले काफी फेमस था एंड उसी पर्टिकुलर केस में इस कंपनी के डायरेक्टर के अगेंस्ट इंक्वायरी चल रही है। एंड ऐसे ही इंडिया के बाहर भी इस कंपनी के अगेंस्ट काफी सारे केसेस चल रहे हैं। वो नॉर्मल है एक्चुअली में, बिकॉज जो इस कंपनी के मेजोरिटी ऑपरेशंस हैं वो इंडिया के बाहर ही है। बट ये आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल है। सबसे बड़ा नेगेटिव है, प्राइस बैंड काफी अट्रैक्टिव है। 28 रुपीज से 30 रुपीज का प्राइस बैंड, ये काफी अट्रैक्टिव है। इसकी वजह से जो इस कंपनी का आईपीओ है, जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिलेगा, अच्छा लिस्टिंग गेन हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म में ये शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करे, इसके चांसेस थोड़े से कम हैं। तो अगर आप उनमें से हो जो आईपीओ में प्ले करना चाहता है तो मे बी यू कैन गो अहेड एंड अप्लाई। मैं इस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई करूंगा, बाद में अगर मुझे अच्छा गेन मिला तो फिर मैं बाहर निकल जाऊंगा। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं रहूंगा। एंड मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल मत लें। अपना डिसीजन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें एंड थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ने के बाद ही लें। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड बाय द वे, हैप्पी दिवाली।